सभी को नमस्कार। किताब घर कार्यक्रम के इस संस्करण में मैं पुनीत आपके साथ, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका होस्ट, आपका हमसफर अब से लेकर पूरे 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगा। और मेरे साथ सदा की भांति मेरे साथी, को होस्ट और इस कार्यक्रम की जान शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत जी, और श्रोताओं का भी बहुत आभार जो इतना सारा प्यार हमारे लिए दे रहे हैं। हम दोनों की इस जोड़ी को स्नेह से नवाज रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, श्रोताओं के प्रेम के बिना तो हम और हमारे सभी कार्यक्रम, यहाँ तक कि पूरा रेडियो उड़ान अधूरा है। तो जब तक हम अपने श्रोताओं का आभार व्यक्त न कर लें, हमारा कोई कार्यक्रम, कोई भी हमारी श्रृंखला पूरी नहीं हो सकती। तो हम श्रोताओं का अपने आभार व्यक्त करना चाहेंगे और अपने श्रोताओं से और अपने विचारक साथियों से ये आशा भी करते हैं कि आप हमारे द्वारा की जा रही इस समालोचना को सकारात्मक रूप से लेंगे। हमारे द्वारा जो चर्चा यहाँ पर की जाती है, किसी भी बात को अन्यथा रूप में नहीं लेंगे। हमारी बातों को आप गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और यदि कोई कमी हमारी चर्चा में रह जाती है या आप यदि अपनी ओर से कुछ जानना चाहते हैं, किसी पुस्तक पर चर्चा करना चाहते हैं, तो वह भी हमें बताएंगे, ताकि हम आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उस उपन्यास, कविता, कहानी अथवा जो भी हो उस पर चर्चा कर सकें। तो आज पिछली बार हमने मढ़ी दा दीवा, एक पंजाबी उपन्यास पर चर्चा की थी। इसी प्रकार का आज एक दूसरा उपन्यास, इसी प्रकार का तो नहीं, छोटा किंतु बहुत बड़े फलक का उपन्यास, लघु किंतु बृहत उपन्यास, जिसकी चर्चा आज हम अपने किताब घर में करने वाले हैं। मधु काकड़िया जी का उपन्यास सूखते चिनार। मधु काकड़िया जी की यदि मैं बात करूं तो बड़ी ही प्रतिष्ठित और सुलझी हुई साहित्यकार हैं। अर्थशास्त्र में मास्टर और इसके साथ कंप्यूटर में डिप्लोमा, किंतु रुचि साहित्य। और एक बहुत बड़ी यात्रा रही है इनकी, बृहत यात्रा रही है साहित्य की। उपन्यास इनके प्रतिष्ठित हम कहाँ थे, सेज पर संस्कृत, पत्ताखोर, खुलते गगन के सितारे और सूखते चिनार जैसे प्रतिष्ठित उपन्यास इन्होंने साहित्य जगत को दिए। कथा साहित्य हो, यात्रा वृत्तांत हो, निबंध साहित्य हो, प्रत्येक विधा में इन्होंने अपना योगदान दिया। अनेक पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। और यदि यहाँ पर इनकी पुरस्कारों की सूची में पढ़ना शुरू करूंगा तो काफी समय बीत जाएगा। उपन्यास सूखते चिनार, आज हम जिस उपन्यास की बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा, एक लघु किंतु बहुत बड़े फलक का उपन्यास है। सेना के भीतर की जटिलताएं और बहुत सी समस्याओं को उठाता यह उपन्यास सूखते चिनार एक प्रतीकात्मक नामकरण वाला उपन्यास है। इस नामकरण की चर्चा भी हम आगे शैलेंद्र जी से करेंगे। इस उपन्यास की कथा की यदि मैं बात करूं तो संदीप नाम का एक मारवाड़ी युवक है जो 18 वर्ष का है, एक संपन्न परिवार से है, व्यापारी परिवार से है। उसके पिता लगातार पैसा जोड़ने में लगे हैं। एक दिन आर्मी का एक विज्ञापन देखकर उसके मन के भीतर सपने जागते हैं। राष्ट्र को आपकी आवश्यकता है, यह पंक्ति उसके हृदय में घर कर जाती है और वह भारतीय सेना में सम्मिलित होने का निर्णय ले लेता है। उसका एक छोटा भाई भी है, सिद्धार्थ। माता पिता पर जैसे वज्रपात होता है, वे ये सोचने लगते हैं कि उनके बड़े बेटे पर न जाने यह कैसी सनक सवार हो गई जो वो अपने पिता का भरा पूरा व्यापार छोड़कर भारतीय सेना में सम्मिलित होना चाहता है, जहां पर उसे इतनी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी कि वो अपना सही से गुजारा कर सके। लेकिन संदीप के सपने हैं, वो भारत सरकार के लिए, भारत के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए और अपने भारत की सेना के लिए कुछ करना चाहता है। उसके अंदर जज्बा है। तो संदीप सभी तरह के साक्षात्कार व टेस्ट क्लियर करके भारतीय सेना में सम्मिलित होता है। लेकिन धीरे धीरे भारतीय सेना की भीतरी शिथिलताओं के कारण उसका मोहभंग होने लगता है। उसके मोहभंग की शुरुआत उपन्यास के आरंभ में ही हो जाती है, जब उसे भारतीय सेना द्वारा दी जा रही ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो बार बार अपने दोस्त अभिषेक के पत्रों और उसकी प्रेरणा को याद करता है और 20 वर्ष का अनुबंध वह साइन कर लेता है। इसके बाद वो रांची जैसे स्टेशन पर पोस्टेड रहता है। और इस उपन्यास में एक नया मोड़ तब आता है जब उसकी पोस्टिंग राष्ट्रीय राइफल 14 में
जम्मू कश्मीर में हो जाती है, जहां पर हालांकि संदीप इंजीनियर है, लेकिन राष्ट्रीय राइफल में हर ऑफिसर को बंदूक उठानी ही पड़ती है। तो इस तरह संदीप भी बंदूक उठाने लगता है। संदीप के भीतर की भावनाओं में द्वंद्व आरंभ हो जाता है। संदीप सोचने लगता है कि ये उसने क्या किया, क्या उसके सपने टूट गए। उसके माता पिता उसे बार बार बरगलाने का, फुसलाने का, समझाने का प्रयास करते हैं, बहलाने का प्रयास करते हैं कि वह भारतीय सेना को किसी तरह छोड़ दे, लेकिन संदीप चाहकर भी अब ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि 20 वर्ष का अनुबंध है। राष्ट्रीय राइफल 14 में रहते हुए कश्मीर में संदीप कश्मीर के इतिहास से परिचित होता है, जहां उसका भाई सिद्धार्थ उसे मिलने आता है, जहां सिद्धार्थ और संदीप के संवाद के माध्यम से इस उपन्यास की कथा आगे बढ़ती है। संदीप सिद्धार्थ को कश्मीर के इतिहास से परिचित करवाता है और सिद्धार्थ अपने भाई के सेना में आने से गौरवान्वित तो है, किंतु भयभीत भी है। भयभीत यूं तो उसका सारा परिवार है। इस उपन्यास में आगे चलकर हम देखते हैं कि एक आतंकवादी है जमील, जो नया नया दहशतगर्द आतंकवादी बना है। आर्मी द्वारा संदीप को यह टारगेट दिया गया है कि वो जमील का पता लगाए ताकि उसका खात्मा किया जा सके। संदीप घर वालों से पूछताछ करता है, पुलिस की मदद ली जाती है। धीरे धीरे जमील का परिवार टूटने लगता है और जमील की मां एक दिन संदीप को जमील का पता बता देती है कि कल जमील अपने परिवार वालों से मिलने आ रहा है। जब जमील अपने परिवार वालों से मिलने आता है तो 2 दिन बाद संदीप की कंपनी द्वारा जमील को शूट कर दिया जाता है। जमील का शूट होना था कि संदीप का हृदय ग्लानि से भर उठता है। उसे लगता है उसके कारण जमील मारा गया, उसके कारण एक परिवार क्षत विक्षत हो गया, टूट गया, बिखर गया। संदीप के मन में एक द्वंद्व चलता है। वो उस परिवार की सहायता करना चाहता है। संदीप को रूबीना से प्रेम हो गया है, किंतु रूबीना का भारतीय सेना पर अन्य कश्मीरियों की भांति विश्वास नहीं है। वो चाहती है कि वो संदीप को तब अपनाए जब संदीप भारतीय सेना की यह वर्दी उतार दे। संदीप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता। संदीप की शादी नहीं हो रही क्योंकि संदीप शादी करना नहीं चाहता। माता पिता समझा समझा कर थक गए हैं। आखिर में सिद्धार्थ की शादी करने को वो तैयार हो जाते हैं। सिद्धार्थ एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का क्रीमी लेयर है। सिद्धार्थ और उसकी पत्नी दोनों हाई प्रोफाइल जॉब्स पर हैं। जिंदगी की दौड़ धूप में आखिर में वही होता है। सिद्धार्थ की पत्नी तनावग्रस्त हो जाती है। वह कभी मां नहीं बन सकती, बाज हो जाती है। दूसरी तरफ संदीप की पोस्टिंग कश्मीर से चंडीगढ़ हो जाती है, जहां उपन्यास के अंत में उसे रूबीना का पत्र प्राप्त होता है, जिसमें वो बताती है कि किस तरह अपने ही लोगों ने उसे नोचा है और अब वो संदीप के लायक नहीं रही। इस उपन्यास की अंतिम पंक्तियां हैं कि रूबीना के लिए तो अब उसे कानूनी लड़ाई लड़नी ही होगी। तो ये इस उपन्यास की संक्षिप्त किंतु बहुत बड़ी कथा है। ये पूरी कथा फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति में चलती है। बहुत बार संदीप व सिद्धार्थ के विचारों के माध्यम से, संवादों के माध्यम से, बहुत बार सीधी कथा के रूप में और बहुत बार पत्रों के माध्यम से, जो कभी संदीप द्वारा अपने परिवार को अथवा मित्र को अथवा कभी उनके द्वारा संदीप को लिखे जाते रहे हैं। तो ये इस उपन्यास की पूरी कथा है, उपन्यास सूखते चिनार की। अब मैं शैलेंद्र जी की तरफ बढ़ता हूं। शैलेंद्र जी, पुनीत जी, अनेक आपने समस्याएं बहुत सुंदर कथा का सार समझाया है और मैं तो बिल्कुल आत्मविभोर हो गया भाई। एकदम मुझे ऐसा लगा कि मैं जैसे उपन्यास ही पढ़ रहा हूँ। आपने बहुत सुंदर बताया है। धन्यवाद, धन्यवाद शैलेंद्र जी। मैं सबसे पहले इस उपन्यास की कई समस्याएं हैं। आर्मी की आंतरिक जटिलताएं भी हैं, एक व्यक्ति का मोहभंग भी है और बहुत सारी छोटी बड़ी दूसरी समस्याएं। बहुत बड़े फलक का ये उपन्यास है। मैं चाहूंगा कि एक जो सबसे पहली जो उपन्यास समस्या आती है, आर्मी के भीतर की जटिलता। पुनीत जी, मुझे मधु काकरिया जी को पढ़ते समय शरद बाबू की एक बहुत बेहतरीन उक्ति याद आ जाती है। एक बार अमृतलाल नागर जी गए थे उनके पास, बोले दादा हम लिखना चाहते हैं, कैसा लिखें? तो शरद जी ने एक बात कही थी, नागर जो भी लिखो पास का लिखना। मुझे लगता है इस बात की पल्ले गांठ बांध ली है
मधु काकरिया जी ने। इनका सृजन भोगे हुए का, देखे हुए का सृजन है। बहुत निकट से जिस चीज को जिया है इन्होंने, देखा समझा है इन्होंने, उसका सृजन है। बात रही आर्मी के भीतर की जटिलताओं की, लेखिका ये कोशिश कर रही है कि अलग अलग रूपों में जटिलता को दिखाया जा सके। पहले टोपी उछालने के बाद जो शपथ होती है राष्ट्रपति के नाम, 20 ईयर का जो बाउंड होता है कि 20 साल तक आप जॉब नहीं छोड़ सकते, ये एक जटिलता है। बंधे जाने की जटिलता है, अपने आप को बांध लेने की जटिलता है। ये उस तरह की बात भी है कि अब और नहीं और कुछ नहीं, बस केवल 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 और केवल आर्मी। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं पुनीत जी, तो इसी में आर्मी की रैगिंग आती है। जो सीनियर लोग जूनियर की रैगिंग लेते हैं, उसका चित्रण हुआ है। और उसके बाद आपने जो बताया कि वो कैडर से तो इंजीनियर था, वैसे तो जो उसकी इंजीनियर के लिए निर्धारित हुई थी, टेक्निकल फील्ड था उसका, परंतु आर्मी में सबको सैनिक बनना पड़ता है। लेखिका यहाँ एक और बैटन लेके आगे बढ़ रही हैं। वो कहती हैं कि संकट की घड़ियों में सभी को ही सैनिक बनना पड़ता है। अपने अपने स्थानों पर जो भी खड़ा है सो सैनिक है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो जूते चप्पल संवारने वाला मोची हो, चाहे वो बढ़ई हो, चाहे वो मिस्त्री हो। हर व्यक्ति का अपना योगदान है और संकट की घड़ियों में सभी को सैनिक होना पड़ता है। एक व्यंजना का अर्थ उभर करके आता है यहाँ कि भर्ती तो वो एक इंजीनियर की हैसियत से है, परंतु लेफ्टिनेंट है तो फिर आगे उसको काम संभालना पड़ता है, ऑपरेशंस पर जाना पड़ता है, युद्ध को देखना पड़ता है। उस समय वही युद्ध था, टेररिज्म वाला युद्ध कह लो, चरमपंथ का युद्ध कह लो, तो उसको वो देखता है जो नायक है। तो नायक के इस रूप को दिखाते समय मधु काकरिया जी यही बता रहे हैं कि व्यक्ति बहुत बहुत हद तक सैनिक ही होता है, बहुत सीमाओं पर। और भीतर की कई सारी जटिलताएं हैं, कश्मीर की अपनी जटिलताएं हैं जो आर्मी की जटिलताओं से घालमेल खा करके एक अलग ही स्वरूप ग्रहण करती है। इस उपन्यास को दूसरी तरह की ऊंचाइयों पर ले जाती है, जो व्यक्ति को अनेक तरह की आइडियोलॉजिकल अप्रोच देता है और ये समझाता है कि यथार्थ केवल इकहरा नहीं हो सकता, मल्टी लेयर्स में यथार्थ बहता है। कश्मीरी आवाम का यथार्थ, आम सैनिक का यथार्थ, हिंदू मुसलमान की भावना का यथार्थ, आर्मी का यथार्थ, और जो बाहर से फंडिंग कर रहे हैं उनका यथार्थ, और जो चमचे और तमंचे के बल पर शासन चलता है उसका यथार्थ, कुर्सी का यथार्थ। बहुत सारे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत सारे कोणों को परख करके समझ करके ये उपन्यास आगे बढ़ता है। और यकीनी रूप से कई सारी आर्मी की जटिलताएं हैं, चाहे ऑपरेशन पर जाने की हो, चाहे कैंपस में रहने की हो, चाहे टोपी उछालने के बाद शपथ ग्रहण करने की हो, रैगिंग की हो, अलग अलग रूपों में उभरती है। और जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो सचमुच ऐसा लगता है कि दृष्टिबाधित के सामने एक ऐसा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत हो रहा है जो अद्भुत है। जी पुनीत जी, बिल्कुल सही कहा आपने शैलेंद्र जी। और एक आप बार बार रैगिंग का जिक्र कर रहे हैं। रैगिंग की अगर मैं बात करूं तो इस उपन्यास में केवल आर्मी की रैगिंग का जिक्र नहीं है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में विद्यार्थियों की जो रैगिंग होती है और उसके जो कुपरिणाम होते हैं उन पर भी लेखिका विस्तार से चर्चा करती हैं। यदि हम अभिषेक के पत्र को देखें, जो वो संदीप को लिखता है अपने पत्र के माध्यम से, वो संदीप को उपालंब देता है कि भाई तू अपनी रैगिंग से परेशान है, यहां हमारे कॉलेज में क्या हाल है। जी पुनीत जी, पत्र शैली में पहला उपन्यास लिखा गया 1926 में, चंद हसीनों के खतूत। जी, उसके बाद शर्मा एक बहुत, पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का उपन्यास था। और उसके बाद जो एक पते का उपन्यास हुआ पत्र शैली में, वो था नाला सोपारा। नाला सोपारा, और इसके बीच में मैंने कोई उपन्यास पत्र शैली में कहीं कहीं कुछ जगहों पर पत्र शैली झलक रही है, वो सूखते चिनार है और बहुत बेहतरीन पत्र शैली हुई है। पत्र के माध्यम से जब संदीप का मित्र वहां की रैगिंग के बारे में बताता है और वहां की जटिलताओं के बारे में बताता है, खिल्ली उड़ाने के बारे में बताता है, सीनियर्स का जो जूनियर के प्रति शोषण करते हैं सीनियर, वो बताता है, तो ये पता चलता है कि भाई भला कहीं नहीं है।
बेहतरी कहीं नहीं है। अलग अलग रूपों में अलग अलग तरह से ये रैगिंग का जो राक्षस है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव डालता है विद्यार्थी के ऊपर, वो छाया हुआ है। उस समय तक एंटी रैगिंग का एफिडेविट नहीं लिया करते थे पुनीत जी, पर मैं बताना चाहता हूं कि अब सभी यूनिवर्सिटीज में और सभी जो अच्छे नामी कॉलेज हैं और स्कूल्स हैं, सब में एंटी रैगिंग का एफिडेविट लिया जाता है और अब रैगिंग बहुत बहुत हद तक कम है। बिल्कुल। और पत्र शैली में लिखे गए उपन्यासों में हमें नदी के द्वीप को नहीं भूलना चाहिए। उस उपन्यास की पूरी कथा ही पत्र शैली में आगे चलती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आइडियोलॉजिकल उपन्यास है। आगे साहब का व्यक्तित्वता को दिखाने वाला उपन्यास है, बहुत सुंदर उपन्यास है। बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है इसी उपन्यास की ओर जी, बड़ी मार करने वाला उपन्यास। जी, तो अब इसी उपन्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। जब आपको क्या लगता है कि संदीप जब आर्मी में चला जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि ये मैं कहाँ आ गया, मैं छोड़ दूं, मैं भाग जाऊं। ट्रेनिंग तक तो ये ठीक है, लेकिन जब वो अनुबंध साइन कर लेता है, उसके बाद भी वो भारतीय सेना में खुद को ढाल नहीं पाता। अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करूं तो वो एडजस्ट नहीं हो पाता। क्या संदीप का ये मोह भंग है? नहीं पुनीत जी, मैं अलग तरह से देखता हूं इस बात को। मुझे लगता है कि लेखक पात्र को केवल समाधान का कंपोनेंट बना करके यूज नहीं करना चाहता। लेखक पात्र को नेचुरल रहने देना चाहता। वो चाहती हैं कि पात्र जो स्वाभाविकता है उससे कभी न कटे। संदीप का प्लान नहीं है, उसकी माता उसको कह रही हैं, उसके पिताश्री उसको कह रहे हैं, उसका भाई उसको कह रहा है और परिस्थितियां उसको कह रही। धीरे धीरे मोहभंग की स्थिति धीरे धीरे बनती है। 35 के आसपास का जब नायक होता है तब बनती है, और वो उसके कारण है। उसके कारण जब संदीप जी देख कि जो चमचे और तमंचे के बल पर शासन चल रहा है, एक और तो चरमपंथ को फंडिंग हो रही है और एक और सेना के बलिदान को मेज के सामने बैठ करके तथा कथित नेता अपने चाय बिस्कुट के साथ सुहा कर रहे। जो इस उपन्यास में क्षमा चाहता हूं आपको टोकते हुए, संदीप बार बार ये पंक्ति कहता भी है कि हमारी फौज तो राजनेताओं के हाथों की कठपुतली है। हाँ, संदीप से ज्यादा उनका सीनियर भी कहता है कई बार कि आपको सही गलत सोचने की कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, आपका एकमात्र उद्देश्य है चरमपंथ का, वो तो आतंकवाद बोलते हैं, आतंकवाद का विनाश। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आतंकवादी कौन है? इस मानसिकता को जटिलता से उभारने वाला व्यक्ति आतंकवादी है, या वो कश्मीरी आतंकवादी है जो बेवकूफी में बरगलाया गया है जिहाद के नाम पर, या फंडिंग करने वाले दोनों पक्ष आतंकवादी है। तो मैं चरमपंथ शब्द यूज कर रहा हूं यहाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये शब्द परफेक्ट है। चरमपंथ की तरफ जो है इशारा करते हुए कहता है सीनियर कि हमारा उद्देश्य केवल और केवल मिलिटेनियंस का जो चरमपंथी है उनका नाश करना है, उनकी समाप्ति करना है। सही गलत सोचना हमारा उद्देश्य है ही नहीं। जी पुनीत। बिल्कुल। और इस उपन्यास को पढ़ते हुए एक बड़ी जबरदस्त चीज जो मेरे सामने आई वो थी लेखिका की इतिहास के प्रति समझ। कश्मीर के इतिहास को सिद्धार्थ व संदीप के संवादों के माध्यम से लेखिका ने किस प्रकार से आम जन तक पहुंचाया है। क्योंकि बहुत बार तो लोग उस इतिहास को पढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। सन 1987 से लेकर कश्मीर में पनपने वाले चरमपंथ, उग्रवाद व जिहाद के नाम पर जो कुछ कश्मीर में हुआ, और भारत सरकार के उस समय की, मैं क्षमा चाहूंगा इन शब्दों का प्रयोग करते हुए, उपन्यास में भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ, सरकार के निकम्मेपन को भी संदीप बार बार कोसता है संदीप के माध्यम से। क्योंकि मैं ये समझता हूं, मैं ये देखता हूं, तात्कालिक सरकार शब्द हम अगर यूज कर ले तो और बेटर हाँ बिल्कुल, तात्कालिक भारत सरकार, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि लेखिका स्वयं किसी समस्या के समाधान पर जाने का प्रयास नहीं करती अपने किसी भी उपन्यास में। न सिर्फ इस सूखते चिनार में, मैंने और भी जिन उपन्यासों को कुछ पढ़ने की, देखने का प्रयास किया, देखने की कोशिश की, लेखिका स्वयं किसी उपन्यास की समस्या की ओर नहीं जाती। वे पात्रों के द्वारा, पात्रों के संवादों के द्वारा समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करती हैं, और यही यहां भी है। पुनीत जी, राइटर
जो है अलग अलग विधाओं को लेकर के आगे बढ़ता है। उपन्यास, कहानी इंडिविजुअल आर्ट है, कोलेक्टिव आर्ट नहीं है कि आप म्यूजिक से भी बात कह दोगे, लाइटों से भी बात कह दोगे नाटक की तरह, आप पात्रों से भी बात कह दोगे, उनकी हलचल से भी बात कह दोगे, नहीं। उसके पास संवाद है, कहानी का एक निश्चित, उपन्यास का एक निश्चित पैटर्न है, प्रारूप है, उसे उसी के अंदर ढल करके रच बस करके बात कहनी है। यकीनी रूप से मधु काकड़िया जी ने ऐतिहासिकता को उद्घाटित किया है। 5-7 साल को तो गहराई से, और भी ज्यादा गहराई से देखा है, पीछे को भी देखा है। पर कलहण की राज तरंगिणी से जब हम कश्मीर को देखते हैं और आज जब कश्मीर को देखते हैं तो सचमुच चिनार सूख गए हैं। जो उनका राजकीय वृक्ष चिनार है, जो बड़े हरे भरे हरियालीपन का प्रतीक है, जो खुशहाली, सकारात्मकता का प्रतीक है, वो चिनार सूख गया है। आज बहुत सारे लोग बहुत सारी स्थितियों में इस तरह से देखे जाने लग गए हैं कि ये भारतीय है, कश्मीरी है, किस तरह से है। अलग अलग तरह से लोगों को विभाजित के रूप में देखे जाने की समाज वो कर रहा है, भावनाएं बन रही हैं समाज में। जी, इस उपन्यास में आता भी है कि अभी टूटना हुआ है, पर 20 से 25-30 साल का पहले का भी हम इतिहास देखें, समाज को देखें, तो बहुत सारी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटी हैं जो सचमुच बहुत दुखद है। और इस उपन्यास में आता भी है कि संदीप कहता है, और संदीप, ये वास्तविकता है, ये मैंने भी सुना है कि कश्मीर में रहने का एक एहसास अलग है, जहां उसे या कश्मीरी या हिंदुस्तानी नहीं, हिंदू या मुसलमान के तौर पर देखा जाता है। और इसी कारण संदीप या उस जैसे जो भारतीय सेना के दूसरे अफसर हैं, उन्हें अपनी पहचान छिपा कर रहना पड़ रहा है। और ये देखकर सिद्धार्थ बड़ा परेशान होता है कि ये भाई की वो क्या दशा देख रहा है। पुनीत जी, यही क्वेश्चन समाज के सामने खड़ा रहा है, अब भी खड़ा है। हम फिलिस्तीन इजराइल के वॉर को देख रहे हैं, ईरान इजराइल का हमने देखा, यूक्रेन रूस को हम देख रहे हैं, और पिछले दिन हुए पहलगांव को हमने देखा। समाज किन क्वेश्चंस के बीच खड़ा है, ये सभ्य लोग किन क्वेश्चंस के बीच खड़े हैं। यहाँ रंग लड़ रहे हैं, टोपी और साफा लड़ रहे हैं, भावनाएं, धारणाएं, कई बार गैया और बकरे भी लड़ते हैं। तो इस तरह की चीजें जो समाज में होनी ही नहीं चाहिए, बल्कि एक साधारण अपढ़ व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि ये मिथ है, मिथ्या है, कुछ नहीं है, आदमी सब बराबर हैं। परंतु फिर भी बराबरी न होने की भावना को लेकर के, एक दूसरे को ऊंचाई से गिरा करके नीचा दिखाने की भावना को लेकर के लोग लड़ रहे हैं। इस उपन्यास की समसामयिकता, जो इसकी प्रासंगिकता है, वो बहुत ऊंचे रूप में आज भी उसी स्वर में अपनी भावनाओं का जो है उद्घोष कर रही है कि आज भी ये सभ्य दिखने वाला समाज बहुत हद तक खोखला समाज। एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया गया है इस उपन्यास में। संदीप एक बात बार बार कहता है कि इनकी भूख समाप्त कर दो, आतंकवाद और नक्सलवाद स्वयं समाप्त हो जाएगा। क्या ख्याल? राइटर 2-3 अर्थों में समस्या को देखती हैं। राइटर कहती भी हैं कि एक तो धर्मांधता, वो मार्क्स के इस कथन को सीधे सीधे मान रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि धर्म एक अफीम है, धर्म सचमुच अफीम है, जो मानसिकता को, सोचने को उस रूप में प्रभावित कर रहा है कि सही गलत को देखने ही नहीं दे रहा। आम देहाती व्यक्तियों में, लोगों में इस रूप में धर्म रच बस गया है कि वो जिहाद के नाम पर मरने को जन्नत में जाना मान रहे। तो ये बहुत दुखद स्थिति है, धर्म की स्थिति को लेखिका लेकर के आ रही हैं। उसके बाद गरीबी, बहुत घोर गरीबी है, अति गरीबी का जीवन है। अपने पक्के घर नहीं बनवा पा रहे हैं वो लोग, घोड़ा गाड़ी पर जीवन जी रहा है, कोई दुकानें लगा करके जीवन जी रहा है, सरकारी नौकरियां उस रूप में नहीं है। गांव देहात का जीवन बहुत दुखद है, सड़कें उस तरह की नहीं है, हो रही है तो डायनामाइट से उड़ रही हैं। चरमपंथ बहुत दुखद स्थिति में पहुंचाए हुए हैं उनको। ये भी बताया गया है राइटर के द्वारा कि कुछ कुछ रियलाइज हुआ है, कुछ महसूस हो रहा है कि ये गलत है, समाज थोड़ा जागा है पर उतना नहीं जागा है। यहाँ तक की समस्या को भी धर्म की तुला में तोलने की कोशिश कर रही है लेखिका कि आर्मी को नाम बदलने पड़ रहे हैं, अपने नाम मुसलमान रखने पड़ रहे हैं। यहाँ मुसलमान हिंदू का राइटर को कोई वो मतलब नहीं है, यहाँ सब प्रतीकात्मक बातें हैं। ये बातें हैं कि धर्म से सेना की पहचान होनी, देखो कितनी दुखद बात है। सेना में इस रूप में धर्म
जबरदस्ती लाना पड़ रहा है। आम आवाम धर्म से इतनी प्रभावित है कि व्यक्ति से बड़ा, उसकी भावनाओं से बड़ा, उसकी इमोशंस से बड़ा, उसकी समस्याओं से बड़ा जिहाद है धर्म। जी पुनीत जी, गरीबी, धर्म, भूख, भूख तो गरीबी और धर्म का एक मतलब प्रतिफलन है। वो तो एक मतलब जड़ तो मेन रूप से भूख और धर्म है। इस मुझे ऐसा लगता है कि धर्म की जब बात हो रही है और जब लेखिका धर्म का जिक्र करती हैं, तो कहीं ना कहीं वे इतिहास के बहुत करीब हैं, इतिहास के निकट हैं। ये उपन्यास इतिहास, कहीं ना कहीं सच्ची इतिहास की कहानी भी सुनाता है। और आदिवासी समाज का भी संदीप ने जिक्र किया। आदिवासी किस प्रकार स्वयं भागकर सेना में सम्मिलित होना चाहते हैं ताकि वे इस देश का कल्याण कर सकें, लेकिन दुख तब होता है जब वे भारतीय सेना में या किसी भी सेना में जब चंद टसपुंजिये राजनेताओं की या चंद बड़े अफसरों के हाथों की कठपुतलियां बनकर रह जाते हैं, और जिस उद्देश्य से वे सेना में या किसी भी दूसरे बड़े इदारे में आते हैं कि वे देश का, राष्ट्र का कल्याण कर सकें, वे अपने उस उद्देश्य को सार्थक नहीं कर पाते। जमील का जब हम जिक्र करते हैं, मैंने उपन्यास का कथासार कहते हुए जिक्र किया था जब जमील का, तो उस दृश्य का वर्णन करते हुए लेखिका एक बार फिर, वैसे तो पूरे उपन्यास में ही बड़ी बेबाक रही हैं, लेकिन यहां पर भी लेखिका बेबाक हो जाती हैं। संदीप हालांकि इतनी कठोरता दिखाना नहीं चाहता उस परिवार पर, लेकिन वो मजबूर है। सेना का कर्तव्य उसे निभाना है। उसकी आंखों पर वो काला चश्मा, ये काला चश्मा भी प्रतीक है शैलेंद्र जी, वो काला चश्मा चढ़ा दिया गया है उसकी आंखों पर ताकि उसकी आत्मा वो निकालकर कहीं दूर रख दे। ये भी एक बड़ी जबरदस्त लेखिका ने परिकल्पना की है, एक समाज से परिकल्पना की। बिल्कुल पारिस्थितिकीय क्राइसिस को लेखिका अलग अलग रूपों में दिखा रही है कि ये कोई यूटोपिया विटोपिया कुछ नहीं है भाई, डिस्टोपिया है। समाज का घोर यथार्थ है, ऐसा यथार्थ जो केवल कड़वाहट दे सकता है, आदमी को आदमी से अलग कर सकता है, ऐसा यथार्थ है। जब माँ अपने बेटे के लिए कहती है कि वो कल आ रहा है, इसका मतलब माँ अपने बेटे को मरवाने के लिए मजबूर है। वो परिस्थिति जब पाठक पढ़ता है तो उसकी आंखें भीग जाती हैं। बिल्कुल, मैं बहुत एकदम हृदय से दुआएं देता हूँ राइटर को कि इतना बड़ा सृजने के लिए बहुत ठहराव की जरूरत होती है। केवल लाउडनेस ही सृजन का प्रतिफलन नहीं है। सृजन उसी से नहीं हो सकता लाउडनेस से। लाउडनेस तो कई बार दुश्मन हो जाती है सृजन की। तो यहाँ लेखिका जो बात कह रही हैं, बुलवा रही हैं, जमील के बारे में बता रही हैं, और उससे पहले की परिस्थितियां देखिए पुनीत जी। जब पुलिस कुंडी खड़काती है और जमील के छोटे भाई की पैंट गीली हो जाती, पैंट में ही उसका सूसू निकल जाता है। ये स्थिति कितनी दुखद है, आदमी की आत्मा पर कितना भयावह डर है, कितना खतरनाक तरीके का डर है, इसको बयां करने की इससे बड़ी पंक्ति हो नहीं सकती थी। मुझे ऐसा कि कुंडी खटकी और इमोशंस इतने हायर लेवल पर प्रबल हुए कि सूसू निकल गया। जी बिल्कुल। और जमील की वो माँ जो जमील का पता बताती है, फिर जब जमील को मार देने के बाद, उसका जनाजा हो जाने के बाद जब संदीप उसके घर जाता है तो उसकी माँ कहती है अब तो तुम अच्छे हो, तो उस माँ का दिल कितना दुख रहा होगा। कितनी हृदय विदारक संवाद है ये। और तब संदीप के मन में ये ग्लानि जागती है, ये जो हुआ उसकी वजह से हुआ। लेखिका माँ के आंसू लिख रही है संदीप जी। लेखिका बताना चाह रही है कि कोई नहीं मरता, दोनों तरफ माओं के हृदय चीरे जाते हैं। चाहे वो कोई फौजी शहादत पाए, चाहे कोई ऐसा लड़का जिसके हाथ में कलम होनी चाहिए, दवात होनी चाहिए, कॉपियां होनी चाहिए, कागजात होने चाहिए, किताबें होनी चाहिए, फूल होने चाहिए, घर के विकास की अवधारणाएं होनी चाहिए, घर के विकास की बैटन होनी चाहिए। वो कश्मीरी लड़का आतंकी, तथाकथित आतंकी या कह दे कि चरमपंथी बन करके देश की सेना के हाथों मरता है। कितने दुख की बात है कि हम अपनों को ही मारकर बहादुर बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेखिका इस धारणा की कुंडी खटखटा रही है पुनीत जी कि हम अपनों को मारकर बहादुर बन रहे हैं और हमारे अपने हमारे खिलाफ लड़कर, हमारे खिलाफ खड़े होकर बहादुरी महसूस रहे हैं। इससे दुखद और क्या परिस्थिति होगी
इससे बहुत बहुत पीड़ित करने वाली और क्या परिस्थिति होगी। लेखिका एक जगह ये भी बात कहने की कोशिश कर रही है कि दोनों तरफ पैसे का फ्लो है, पैसा भिड़ा रहा है, पैसा नचा रहा है, पैसा ही जो है हिंसा करवा रहा है और पैसा ही अनेकानेक अर्थों को लेकर के आंसू बहा। पूंजीवाद बिल्कुल। दोनों तरफ अलग अलग रूपों में संदर्भित हो रहा है। एक तरफ तो वो धर्म के घोल से मिलकर के आ रहा है, दूसरी तरफ वो कुर्सी की मार से, कुर्सी की चोट से, कुर्सी के बहाने, कुर्सी के दबाव से, कुर्सी के ऑर्डर से प्रस्फुटित पाकर होकर के या फ्लो पा करके उस कश्मीरी को मार रहा है जो वहां का बेटा है, वहां का जो भाई है, वहां का जवान है। उस जवानी की हत्या हमारी अपनी जवानी कर रही है। लेखिका का ये कहना बहुत बड़ी लेवल की। बिल्कुल। और जमील की माँ, बहन, भाई और उसका बाप, जैसे ही उनको पता चलता है कि इसी जमील संदर्भ में सर जी मैं आध मिनट और लूंगा। इसी जी जी संदर्भ जी में अवतार सिंह संधू पाश ने भी कहा था कि पुलिस की कुट सबसे खतरनाक नहीं होती। हाँ, ये पंक्ति उपन्यास में भी आती है, मैं यहीं पर आ रहा था। खतरनाक बात है सपनों का मर जाना। बिल्कुल। सपने पंजाब की जो हालत हुई किसी से छुपी नहीं है। हमारे अपने बेटे ही हमारे अपने बेटों के हाथों मरवा दिए गए। बातें बहुत बिगड़ी, बहुत बहुत बिगड़ी। आम आदमी आंसू बहा सकता था, माएँ आंसू बहा सकती थी, कुर्सी खुश थी, फंडिंग वाले खुश थे, आम आदमी मर रहा था, आम आदमी पिस रहा था, आम आदमी दुखद परिस्थितियों में था। यहाँ लेखिका भी वही बात कर रही है कि सपनों का मर जाना। लास्ट में लेखिका जब इस पंक्ति को रख रही है पुनीत जी कि उस लड़की के फेवर में, नायिका के फेवर में कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी संदीप को। ये लड़ाई हर लेखक लड़ता है, अपनी जगह पर लड़ता है। संजीव जी ने ये सागर सीमांत को लेकर के लड़ी, सर्कस को लेकर के लड़ी, मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान गबन जैसे उपन्यासों को लेकर लड़ी, शेखर एक जीवनी में अगे ने लड़ी, मधु काकरिया जी भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग उपन्यासों में। चाहे वो सेज पर संस्कृत को ले लो या फिर पत्ताखोर को ले लो, चाहे हम इस सूखते चिनार को ले लें। लेखक की भावना यही है। मैं बहुत बार कहता हूं कि उसका साम्यवाद माँ के प्रकार का साम्यवाद है, वो माँ जैसा साम्यवाद। साम्यवाद की तो समर्थक लेखिका हैं ही। बार बार संदीप साम्यवाद का समर्थन करता है कि जब तक सभी समान नहीं होंगे तब तक इस समाज की विषमता समाप्त नहीं होगी। और इस उपन्यास का जो चरम है इस कहानी के, इस उपन्यास के अंत में है जब रूबीना संदीप को अपने साथ हुई घटना का जिक्र करती है कि अब वो उसके लायक नहीं रही, क्योंकि उसके अपने लोगों ने उसे नोच डाला जिन्हें वो अपना समझती थी। हालांकि रूबीना और उसका परिवार जो था वो जिहादियों के विरुद्ध था, लेकिन जिहादी बार बार उसे परेशान करते थे, उनके घर में पनाह लेते थे। भूख से विह्वल रूबीना का भाई उनसे चंद पैसे लेकर अपने घर में तहखाना बनाने को तैयार हो जाता है। मैं इस घटना का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा क्योंकि ये इस उपन्यास का चर्म है और इसकी परिणति भी है। और वो तहखाना बनाने को तैयार हो जाता है और जब एक दिन रूबीना स्कूल से आती है तो वो कहता है इनके लिए खाना बनाओ। रूबीना खाना नहीं बनाती। जब उसका छोटा भाई हमीद खाना लेने के लिए थक हार कर बाहर से चला जाता है तो तहखाने में बैठे दरिंदे, सो कोल्ड जिहादी आकर उसका बलात्कार करते हैं, उसे नोचते हैं। और आखिर में होता क्या है, घर में तहखाना होने की वजह से उन्हें ही पकड़ लिया जाता है और किश्तवाड़ की जेल में भेज दिया जाता है। यह है एक आम कश्मीरी की त्रासदी जो ना चाहकर भी इस सब में उलझ कर रह गया है, फंस कर रह गया। पुनीत जी, जो आप बात कह रहे हैं वो केवल रूबीना की ही कथा नहीं है, हर एक कश्मीरी बेटी की कथा है कि वो कई अर्थों में मजबूर है। पुलिस उसका बलात्कार कर रही है, आर्मी उसको खा जाने वाली नजरों से देख रही है, चरमपंथ उसको निगल रहा है, उसका अपना भाई उसको बेबस कर रहा है, माँ बाप असहाय हैं। और हमारी जो माताएं हैं, इधर बैठी माताएं, कश्मीर की माताएं अलग रोग से, अलग दुख से पीड़ित हैं। वो रोग है सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा पीसे जाने का रोग। पिस जाती है आम जनता। और यहाँ एक रोग है कि कहीं कोई मारा ना जाए, किसी को कोई आतंकवादी ढेर ना कर दे। ये दोनों तरफ का डर कुर्सी को तो नहीं कहीं बुन रहा है। लेखिका यही कह रही है कि आज शासन चमचों और तमंचों के बल पर चला। ये चमचे कौन हैं? वो चमचे जो फॉलोवर बने हुए हैं,
तमंचे कौन है जो आंख बंद करके आम आदमी को कुचल रहे हैं। हम आज भी देख रहे हैं कि बहुत सारे सैनिक एक तानाशाह के कहने पर मरवा दिए जा रहे हैं। चाहे हम यूक्रेन की देख लें, चाहे नेतन्याहू की देख लें, फिलिस्तीन कैसे इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। तो कई जगह की कई बातों की जो बुनावट है वो उपन्यास में स्पष्ट होकर के आती है। और रोबीना का जो चरित्र चित्रण है यकीनी रूप से बहुत सुंदर है और कई रूपों में कारुणिक। लेखक जब करुणा को लेकर के आगे बढ़ता है तो उसको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। जब तक वो समाज के भीतर बैठे असल दुख को नहीं पहचान सकता तब तक वो करुणा की जो जगह है उस पर अंगुली रख ही नहीं सकता। तो उन्होंने समाज को देखा लगता है, वो वहाँ रहे लगते हैं। मधु काकरिया जी वैसे बंगाल से हैं, कोलकाता से, परंतु उन्होंने कश्मीर जाकर के एक सेल्फ भावनाओं को, सेल्फ फीलिंग को उनके साथ जोड़ा होगा, तभी इतना सुंदर सृजन हुआ होगा। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने निकट से देख करके इस महान सृजन को सिरजा है। इस ऊपर के सृजन के लिए, अच्छे अव्वल दर्जे के सृजन के लिए बहुत बेहतरीन उपार्जन जरूरी है और केवल किताबी उपार्जन इसके लिए बहुत बहुत नाकाफी है। हो ही नहीं सकता किताबी उपार्जन से ऐसा सृजन। अनुभव का उपार्जन चाहिए। बिल्कुल अनुभव का उपार्जन। बिल्कुल बिल्कुल। और इस उपन्यास की मुख्य कथा के साथ हमें भूलना नहीं चाहिए, सिद्धार्थ की कथा को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, उसके जीवन को भी नहीं भूलना चाहिए। हम जब सिद्धार्थ और संदीप का संवाद पढ़ते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है, कुछ लोग सोचेंगे कि संदीप अधिक दार्शनिक हो गया है, कुछ लोग संदीप को रूढ़िवादी कहेंगे, लेकिन संदीप के जो विचार हैं, जो उसका जीवन है, वो अब जब उसने आर्मी ज्वाइन की थी तो उसे कुछ पता नहीं था, कुछ ज्ञात नहीं था। बिना सोचे समझे उसने एक राह चुन ली थी और उस राह पर वो लगातार चल रहा था। उसका भाई क्रिमिलेयर बन गया है, बहुराष्ट्रीय कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पर है, सेल्स देखता है, लगातार सेल करवा रहा है, लेकिन अपने दौड़ भाग की जिंदगी में अपने स्वास्थ्य से, अपनी नैतिकता से वो खिलवाड़ कर रहा है और जिसका खामियाजा उसे और उसे परिवार को भुगतना पड़ता है। संदीप बार बार सिद्धार्थ को कहता है कि वो इस सब को रोके, उसे समझाता है, लेकिन शायद सिद्धार्थ के भीतर अपने पिता का अंश अधिक है जो व्यापारिक प्रवृत्ति का है और जिसका दंड कह लें, खामियाजा कह लें या कुछ भी कहें, उसे सहना ही पड़ता है कि उसकी पत्नी मां नहीं बन सकती, वो कुंठित हो गई है, उदास हो गई है, पूरा परिवार जैसे टूट कर रह गया है। पुनीत जी, लेखक संदीप के भाई को कॉरपोरेट जगत का पालक दास, कुछ भी कह लो, फॉलोवर, सेल्समैन, कुछ भी हम एक शब्द से संबोधित उसको कर सकते हैं, उस रूप में दिखा रही है। लेखिका ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि कॉरपोरेट और कुर्सी दोनों हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहे हैं। अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग अर्थों में हमारा माइंड वॉश किया जा रहा है। कहीं तो हमें पैशन के नाम पर डसा जा रहा है, कहीं प्रोफेशन के नाम पर डसा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब संदीप 35वें में जाकर के 35 ईयर ओल्ड होकर के ये फील करता है कि वो आर्मी तो नहीं जिसकी कल्पना करके मैं आया था, और जब संदीप के भाई की पत्नी मां नहीं बनती और अपने व्यवसाय पर, अपने किए पर उसके भाई को, उस सेल्समैन को पश्चाताप सा होता है, परिवार कुंठा में जाता है, तो लेखिका उस पायदान पर पहुंच जाती है जब उसके हाथों में दोनों यथार्थ बिल्कुल एकदम चमचमा रहे हैं कि कॉरपोरेट और कुर्सी हमें अलग अलग रूपों में डस रहे हैं, निगल रहे हैं। ये दो अजगर, ये दो पाट आम आदमी को पीस रहे हैं। ये मेन बात मुझे लगती। जब हम इस रिकॉर्डिंग को करने से पहले चर्चा कर रहे थे तो मैंने एक बात शैलेंद्र जी से कही थी कि प्रतीकात्मक नामकरण का ये उपन्यास है और मैं और मेरे श्रोता ये जानना चाहते हैं कि नाम तो कुछ भी हो सकता था, तो चिनार ही क्यों, और वो भी सूखते हुए। पुनीत जी, चिनार का एक पेड़ होता है और कश्मीर का चिनार राजकीय वृक्ष है। कश्मीर में चिनार की बड़ी महत्वता है। ये करीब करीब 30 फीट लंबा पेड़ हो पाता है। हरे लाल इसके फूल उगते हैं, हरे, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूँ,
हरे पीले इसके फूल आते हैं। विशेष फूलों का महत्व नहीं है, ये अपनी पत्तियों के लिए जाना जाता है। बहुत सुंदर वृक्ष है, वहाँ का एक बहुत अच्छा वृक्ष है जो बहुत 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 हद तक बहुत एकदम राज्य का, आम आदमी का बहुत घना प्यारा पेड़ है। वो पेड़ सूखना ये बताना चाहती है लेखिकाएं कि जड़ें सूख गई है, जो असल जड़ें थी वो सूख गई हैं। वो जो नेचुरल चीजें थी, जो सकारात्मकता थी, नेचर था, वो नेचर जो है खून खराबे में, खून खच्चर में धुल मिल गया है। वो इस तरह से लालम लाल हो गया है कि आज कश्मीर के नाम से दहशत। इस रूप में ये सूखते चिनार नाम बहुत प्रासंगिक नाम है। मैं इस उपन्यास पर दो बातें और कहूँगा। ये उपन्यास 2000 ये उपन्यास फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये उपन्यास 2010-11 में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले इस उपन्यास को ज्ञानपीठ से पब्लिश किया गया। रविंद्र कालिया जी, ज्ञानपीठ की एक पत्रिका निकलती थी, पुनीत जी, ज्ञान उदय, नया ज्ञान उदय, नया ज्ञान उदय के मुख्य संपादक थे। उन्होंने इस पूरे उपन्यास को छापा। फिर ज्ञानपीठ प्रकाशन ने इसका संस्करण निकाला। उसके बाद अब इस उपन्यास के वाणी प्रकाशन ने 2 संस्करण और निकाले हैं। इसके 3 संस्करण आ चुके हैं। बहुत सारे इस पर रिसर्च हो चुके हैं, पीएचडी हो चुकी हैं। करीब करीब 25 से 30 पीएचडी इस उपन्यास पर मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इतना बड़े फलक का उपन्यास है जो सचमुच प्रासंगिकता को कभी छोड़ेगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और जिस दिन छोड़ देगा वो दिन इस समाज में यकीनी रूप से सबसे सुंदर दिन हो, सबसे सुंदर। मैंने तभी कहा ना, लघु किंतु बहुत बड़े फलक का उपन्यास। उपन्यास बहुत बड़ा नहीं है लेकिन इसका फलक बहुत बड़ा है। अच्छा, और हमारे श्रोताओं को भी मैं कहूंगा कि एक बार इसको पढ़ करके देखें। बिल्कुल, और मुझे लगता है हमारी चर्चा के बाद पढ़ेंगे जरूर, तो छोड़ने का मन नहीं करेगा। बिल्कुल, ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ आंखों के आगे ही घट रहा। बिल्कुल, और मैं समझता हूं हमारी चर्चा के बाद श्रोता पढ़ेंगे, अवश्य पढ़ेंगे। मैं अंत में, मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि इस उपन्यास की आवश्यकता भी हो सकती है, किंतु दार्शनिकता बहुत है इस उपन्यास में, विचार बहुत हैं, गहराई है। इसके संवाद मुझे ऐसा लगता है कि आवश्यकता से अधिक लंबे हो गए हैं। यदि मैं इसकी आलोचना की ओर थोड़ा सा जाऊं, संवाद कई बार लेखक पत्र शैली में जब आते हैं तब कभी कभी होता है ऐसा जी कि संवाद थोड़ा सा खिंच जाता है। जी, मैं थोड़ा सहमत हूँ। बहुत बार लेखक पत्र शैली में थोड़ा संवाद को चाह करके भी छोटा नहीं कर पाता। नाला सोपारा में भी यही स्थिति बनी थी और पत्र शैली में हो जाता है कई बार। पत्र शैली के अलावा भी यदि सिद्धार्थ और संदीप के संवाद भी देखें तो कहीं ना कहीं उनमें व्यापकता है। व्यापकता तो है, लंबापन उतना उबाऊ लंबापन मुझे नहीं लगा। मैं पर्सनली बात करूं तो थोड़ा लंबा, हल्का लंबा हो सकता है। लेखक भी तो एक मनुष्य ही है, बिल्कुल, राइटर भी तो एक मनुष्य ही है। बिल्कुल। वो कई बार समस्या को दिखाने के लिए भी सृजन की बैटन पकड़ लेता है, सृजन का हाथ पकड़ लेता है और थोड़ा सा एक रेखा से आगे निकल जाता है। कभी कभी मधु काकरिया जी भी दृश्य निर्माण में भी थोड़ा निकली हैं। जब आर्मी कैंपस का वर्णन करती हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वो रिपोर्टाज या फीचर्स के पास चली गई है। जी जी। और जब ये संवाद होते हैं तब भी थोड़ा लगता है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा प्रतीत होता है कि लेखिका थोड़ा सा मतलब समस्या को सुलझाने की तरफ खड़ा होने की कोशिश कर रही है, इसलिए संवाद बढ़ रहा है। जी। और संवाद लंबे हैं लेकिन वो, आपकी बात बिल्कुल ये ठीक है कि उबाऊ नहीं है। लंबे हैं लेकिन उबाऊ नहीं है। उबाऊ तो इनकी शैली ऐसी है कि देखे को लिखना, बिल्कुल देख करके ही लिखते हैं ये ज्यादातर। तो इनकी शैली के ही मुरीद हो जाते हैं पाठक। बिल्कुल। तो उस नाते भी, और पठनीयता बहुत गजब की होती है। आज के दिन जो चुने हुए कुछ लेखक हैं, जैसे शिवमूर्ति जी हैं, संजीव जी हैं, मधु काकरिया जी है, हरिराम मीणा जी हैं, ऐसे लेखकों की जो गजब की पठनीयता है ना, उसका कोई जवाब नहीं। बहुत बड़ी पठनीयता है। ये भाषा की बाजीगरी नहीं करते, ये पठनीयता देते हैं पाठक को, श्रोता को उस तरह के भीतर के आभास देते हैं कि वो चिंत सके, कुछ सोच सके और कुछ मनन कर सके कि ये सिरजा जा रहा है, हम भी यही हैं, वही हैं, जहाँ सिरजा जा रहा है वहीं खड़े हैं हम, ऐसी प्रतीति देते हैं। बिल्कुल। और यही कारण है कि इस उपन्यास की भी जो भाषा है वो
स्वयं ही सुंदर हो गई है। सरलता ही इसकी इस उपन्यास की भाषा की सुंदरता, रिपीट कर रहा हूं, इस उपन्यास की भाषा की सरलता में ही इसकी सुंदरता है। और लेखिका ने बिना प्रयत्न किए ही सभी प्रकार के प्रयोग भी इस उपन्यास में कर लिए, इसकी भाषा में कर लिए। कलात्मक रूप से एक समृद्ध उपन्यास लेखिका ने बनाने का प्रयास किया है। हालांकि इस प्रकार के उपन्यासों को कलात्मक रूप से समृद्ध होने की आवश्यकता को बहुत ज्यादा होती नहीं, क्योंकि उपन्यास समस्या के निकट उपन्यास होते हैं। किंतु हमारा ये उपन्यास, आज का उपन्यास जिसकी हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से शैलेंद्र जी मेरी बात से सहमत होंगे कि अपने आप में ही एक समृद्ध उपन्यास है, फिर चाहे वो उसका भाव हो, फिर चाहे हो कलात्मक। कला में जितनी जरूरत होती है, आटे में नमक वाली बात है भाई। जी, कहानी क्राफ्टिंग भी है, सजावट भी है। ऐसी बात नहीं है कि सजावट नहीं है, बिल्कुल है। सजावट भी है, परंतु कलाकारी के लिए कलाकारी नहीं हुई है। मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल कि सही। कलाकारी जो है पाठकों को रुचिकर हो सके, चीज पाठकों को भा सके, इस रूप में हुई है। इसी फेर में कभी कभी समस्या को सुलझाने के फेर में, समाधान का कंपोनेंट बनाने के फेर में कंटेंट को लेखिका थोड़ी थोड़ी आगे निकली है, नहीं तो कलाकारी के लिए कलाकारी कहीं नहीं। बिल्कुल, और उपन्यास के भाव के साथ समझौता न हो, केवल इतनी कलाकारी। तो हाँ। आज हमने सूखते चिनार उपन्यास पर संक्षिप्त किंतु गहराई से चर्चा करने का प्रयास किया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी श्रोता इस चर्चा से लाभान्वित होंगे। शैलेंद्र जी के विचारों को आपने सुना, और मधु काकड़िया जी का ये उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। आपको वास्तव में एहसास होगा कि यथार्थ क्या है, वास्तविकता क्या है। मैं श्रोताओं से एक बात और कहना चाहूंगा। मुझे आज तो ऐसा लगा, आपने जो उपन्यास का सार बताया और समझाइश दी उपन्यास की, तो जैसे मैं सूत्रधार हूं और आप विचारक हैं। हमें पता ही नहीं चला कि कौन विचारक कौन सूत्रधार। हम दोनों ने प्रयास किया है और हमें आशा है कि श्रोताओं के हृदय तक पहुंचेगा। बिल्कुल। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।